कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए जबरदस्त मुहिम जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बेलवारी में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने मुल्क के निज़ाम के साथ सियासत को भी किया है खराब। वजीर आजम ने कहा, केरला स्टोरी सिर्फ एक रियासत में हुई दहशतगर्दी की पॉलिसी पर है मबनी फिल्म। टुमकुर में वजीर आजम का शानदार रोड शो। कर्नाटक की जंग में सियासी पार्टियों के लीडर तशहीरी मुहिम में मसरूफ। जेपी नड्डा और अमित शाह के रोड शो। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और डी के शिव कुमार की जलसे आम में शिरकत। दीगर पार्टियों के लीडर भी जलसे आम में कर रहे हैं शिरकत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा के सैरोजा दौरे का आज दूसरा दिन। सदर जमहूरिया ने पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर पेश किया खराज अकीदत। सैमी लेबाल सेंचुरी का भी किया दौरा। गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग जारी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल। कहा, सरहद पार से दहशतगर्दी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने पर भी हुई बात। ऑपरेशन कावेरी के तहत तशद्दुद से मुतासरा सूडान से भारतीय शहरियों की महफूज वतन वापसी जारी। जद्दा से मजीद 47 अफराद को लेकर तैयारा पहुंचा नई दिल्ली। अब तक 3862 भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी। और नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, मास्कॉट और एंथम का किया इजरा। कहा, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश बनेगी सबसे ज्यादा तमगा जीतने वाली रियासत। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेल्लारी में एक जलसे आम से खिताब किया। अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में कांग्रेस ने भारतीय सियासत में एक और बीमारी पैदा कर दी है। वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबात जीतने के लिए कांग्रेस पैसे के बलबूते पर अपने इको सिस्टम की बुनियाद पर छोटे बयान देने तैयार करती है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। कांग्रेस की कोशिश होती है कि ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर दे, लेकिन जिस तरह कर्नाटका के लोग बीजेपी को चुनाव जिता के लिए खुद जनता जनार्दन ने मोर्चा संभाल लिया है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि हम नया क्या झूठ बोले। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में दहशतगर्दी की एक और खौफनाक शक्ल सामने आई है। बमों, बंदूकों और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन अंदर से माशरे को खोखला करने की दहशतगर्दी की साजिश की आवाज नहीं होती। ऐसे ही दहशतगर्दाना साजिश पर मबनी फिल्म दी केरल स्टोरी इन दिनों जेर बहस है। कहा जाता है कि केरल स्टोरी सिर्फ एक रियासत में हुई दहशतगर्दों की पॉलिसी पर मबनी है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ
खड़ी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कर्नाटक को मुल्क की नंबर 1 रियासत बनाने के लिए सिक्योरिटी निज़ाम, लॉ एंड ऑर्डर सबसे अहम जरूरत है। कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटका का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। बल्लारी में जलसे आम से खिताब के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने तुमकुर में एक रोड शो किया, जिसमें लोगों ने उनका शानदार खैर मकदम किया। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने कर्नाटक के रायचूर में रोड शो में शिरकत की। 10 मई को होने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडरान अपने अपने उम्मीदवारों के हक में तशहीर में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब प्रियंका गांधी की इंतखाबी मुहिम भी जोर शोर से जारी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और रियासती सदर DK शिव कुमार पार्टी उम्मीदवारों के लिए जलसा आम कर रहे हैं। जनता दल सेक्युलर के लिए उनके सरकर्दा लीडर देवेगौड़ा भी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी समेत कई दीगर इलाकाई पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों के कारकुनान भी रियासत भर में आवाम से उनकी हिमायत की अपील कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। फिल्म द केरल स्टोरी के तनाज़े के दरमियान केरल हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म आज पहले ही तयशुदा तारीख पर रिलीज हुई है। केरल हाई कोर्ट के जस्टिस N नागेश और जस्टिस मोहम्मद न्याज CP की बेंच ने फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को मनसूख करने की दरख्वास्तों के एक बेंच पर गौर किया था। बीजेपी ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तज़यीन और आइश के मामले पर दिल्ली के वज़ीर आला को हदफ़े तनकीद बनाया है। बीजेपी ने केजरीवाल की सरकारी रिहाइशगाह का मुआवजा डिक्टेटर सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन से किया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर आमिराना और रिमोट कंट्रोल से चीज़ों को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को लूटा है। किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर और पंजाब कानून असेंबली के साबिक स्पीकर चरणजीत सिंह आठवाला आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इंद्रपाल सिंह अटवाल को मोदी जी ने, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जलंधर की सीट के लिए कैंडिडेट भी सिलेक्ट कर लिया। तो इसलिए मेरा मॉरली बनता था कि मैं अपनी पार्टी से 65 इयर्स के बाद मैं इस्तीफ़ा दे दूं। लेकिन आज मैंने
भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वो इसलिए किया है कि मुझे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर और देश के इंटरनल मामलों में देश के हर वर्ग को मोदी जी की रहनुमाई पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल की 2 खाली नशिस्तों पर 29 मई को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नोटिफिकेशन 11 मई को जारी किया जाएगा और 18 मई तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। ये दोनों सीटें इस साल 15 फरवरी को लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे और बनवारी लाल के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि अवाम बीजेपी को अपनी मुकम्मल हिमायत देगी। अब तो पूरे देश में मोदी योगी जी की सरकार की धूम है, तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में तो जनता पूरा समर्थन मोदी जी और योगी जी को देंगे, क्योंकि यहाँ पर सोच ईमानदार और काम दमदार, इसी बलबूते पर काम चल रहा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी की कोर कमेटी की मीटिंग एनसीपी के सरबराह शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद मुंबई में जारी है। सुप्रिया साल्वे, अजीत पवार समेत कई कद्दावर लीडरों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान शरद पवार के इस्तीफे की पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एनसीपी की कोर कमेटी ने करारदाद मंजूर की है जिसमें शरद पवार से पार्टी की क़यादत जारी रखने की दरख्वास्त की गई है। यह करारदाद पार्टी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने पेश की थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नायब सदर प्रफुल्ल पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में लिए गए फैसलों की इत्तला दी। कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। अगली खबर, राजौरी के जंगल में जारी ऑपरेशन में 3 दिगर जवान जो पहले से जख्मी थे अब उनकी मौत हो गई है। इस मुश्तरका ऑपरेशन में कुल 5 जवान शहीद हुए हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक शोरिशज़दा सूडान से 3,862 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला गया है। मरकजी हुकूमत सूडान में बाकी भारतीय शहरियों को वापस लाने की मुसलसल कोशिशें कर रही है। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि सूडान से बाहिफाजत निकाले गए 47 भारतीय शहरियों को फ़िज़ाइया के तैयारे के जरिए जद्दा से दिल्ली लाया गया है। लोगों ने भारत पहुँचने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और वहीं का ऑपरेशन कावेरी के तहत 192 लोगों को लेकर एक खुसूसी तैयारा गुजरात की राजधानी अहमदाबाद भी पहुंचा है। इसमें कुछ नेपाल के शहरी भी हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग गोवा में जारी है। इस मीटिंग को जुलाई में मुनक़्क़िद होने वाले सरबराह इजलास के एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। मीटिंग से कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने चीनी वज़ीर ख़ारजा किंग गैंग किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ साथ रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का SCO फोरम में ज़ोरदार इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारजा ने SCO के सेक्रेटरी जनरल जांग मिंग का भी खैर मक़दम किया। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दहशतगर्दी का मसला उठाया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी को किसी भी तरीके से रोकना ज़रूरी है। जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की फंडिंग पर कदगन लगाना चाहिए। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated.
taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism, and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अपने ख़िताब में अफ़गानिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान को इंसानी इमदाद फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ हम वहाँ की अक़लियतों, ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ के हवाले से भी हसास हैं और उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम में इस्लाहात और जदीद कारी का अमल शुरू हो गया है। उन्होंने अंग्रेज़ी को SCO की तीसरी सरकारी ज़बान बनाने की तजवीज़ भी रखी। उन्होंने इस पर अरकान से मंजूरी तलब की। SCO is in its third decade of existence, and this is an opportune time for its reform and modernization to keep the organization relevant in a rapidly transforming world. I am pleased to note that the discussions on the issues of reform and modernization of the organization have already commenced. I assure you that India will extend its constructive and active support for this process. I also seek the support of member states for the long-standing demand of India to make English as the third official language of the organization. This will enable a deeper engagement with English-speaking member states. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। सदर का ओहदा संभालने के बाद मुर्मू पहली बार अपने आबाई ज़िला मयूरभंज आई हैं। ओडिशा के अपने दौरे के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया मुर्मू ने पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर उनके आबाई ज़िला मयूरभंज के गाँव दंडपोश पहुँचकर खराज अक़ीदत पेश किया। द्रौपदी मुर्मू ने पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्रस्ट कमेटी के अरकान और गाँव के लोगों से भी मुलाकात की। सदर जमहूरिया ने सैमुअल पाल सेंचुरी का भी दौरा किया और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। नायब सदर जमहूरिया भारत सरकार की जानिब से शाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी की तकरीब में हिस्सा लेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि भारत और बरतानिया के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी जैसी बहुत सी मुश्तरका किरदार का इश्तराक करते हैं। मुल्क और बैरून मुल्क में आज बुद्ध पूर्णिमा जोश और अक़ीदत के साथ मनाई जा रही है। 563 कबल मसीह में आज ही के दिन नेपाल के लंबनी में गौतम बुद्ध की विलादत हुई थी और आज ही के दिन उन्हें बिहार के बोधगया में निर्वाण हासिल हुआ था। बुद्ध के यौम पैदाइश को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। बुद्ध को भगवान विष्णु का नया अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका इंतकाल हुआ था। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर दिए गए अपने पैगाम में कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के पुरमसरत मौके पर मैं पूरी दुनिया के शहरी और भगवान बुद्ध के पैरोकारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। हमदर्दी का मज़हर महात्मा बुद्ध ने हमें हिकमत, रवादारी और नेकी का रास्ता दिखाया है। उनकी सादा और मौसर तबलीग हमें मोहब्बत, सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त की एक बेहतरीन मिसाल है। उनकी तालीमात आज भी इंसानियत की रहनुमाई करती हैं। इस मुबारक मौके पर आइए महात्मा बुद्ध की तालीमात को अपने जहन, कौल, अमल और तर्ज अमल में शामिल करें और एक काबिल फ़ख्र कौम की तामीर के लिए एक साथ मिलकर काम करें। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के मुबारक मौके पर सबको दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की तालीमात पर गौर ख्वास का दिन है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़िक्र अमल में आला मयार लाने के लिए नौ इंसानी की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी। उनका अदम तशद्दुद, रवादारी और अमन का पैगाम सदियों से गूंजता रहा है और हमें ऐसे माशरे की तामीर के लिए तहरीक देता है जिसमें हमदर्दी और हम आहंगी को अवलियत हासिल हो। इस मुबारक मौके पर आइए हम अपने आप को भगवान बुद्ध के दहम के स्कूलों पर वक्फ करें और तमाम मखलूक़ात के लिए हमदर्दी और रहमदिली की खूबियों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर अपने हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद, भगवान बुद्ध के नज़रियात हम सबको रोशनी और मजबूती अता करें।
इसके साथ ही वजीर आजम ने एक वीडियो भी शेयर किया। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ। हमें बुद्ध के वचन को याद रखना है। मां निवत्त अभिक्कम, यानी डू नॉट टर्न बैक, गो फॉरवर्ड। नमो बुद्धाय। और अब वक्त है खेल की खबरों का। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ के गोमती नगर के इंदिरा गांधी फाउंडेशन में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, मैस्कॉट और एंथम का इजरा किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का इफ्तिताह 25 मई को बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इससे पहले मरकजी वजीर बराए खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी फाउंडेशन में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, मैस्कट और एंथम का इजरा किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम की तारीफ करते हुए कहा कि खेल और खेल कूद की सरगर्मियां हमारे समाज और मुल्क को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। भारतीय मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए खेल ने कहा कि खेलो इंडिया का ये इनेकाद आज तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं पर होने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा। वजीर खेल ने कहा कि खेलो इंडिया स्कीम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया में जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है तो वहीं खिलाड़ियों को तराशने का काम भी होता है। कि जो एक सपना, एक सोच, एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हुआ है कि जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इफ्तिताह लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में 25 मई को होगा। 3 जून तक चलने वाले इस प्रोग्राम में मुल्क के 200 से ज्यादा तलबा और 4700 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इस दौरान 21 मुकाबले मुनक्किद होंगे जो यूनिवर्सिटी खेलों की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। पहली बार इन खेलों में कश्ती रानी को भी शामिल किया गया है। ये खेल लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में मुनक्किद होंगे। निशानेबाजी के मुकाबले नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने रहेंगे। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का सफर शानदार रहा है। गुजरात की टीम 12 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त है। हालांकि गुजरात टाइटंस को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना था।
वहीं राजस्थान रॉयल्स को भी पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। टीम 10 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है। ऐसे में आज के उसके मैच में गुजरात टाइटंस की टीम जीत के साथ सरफहरिस्त रहना चाहेगी, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स जीत की पटरी पर लौटने की भरपूर कोशिश करेगी। उधर कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक दिलचस्प मुकाबले में 5 रन से शिकस्त दे दी है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। हदफ का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 166 रन ही बना सकी। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।